इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें बहुत ज्यादा कह लें कि कॉमन राइवलरीज नजर आते हैं। और रिसेंटली जिस तरह से पीएम मोदी की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया और जहां पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बने। और वहीं पर उन्होंने एक और बड़ा बयान भी दिया जहां पर उन्होंने जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कह लें कि उन्होंने लॉन्च किया था। अगर हम लोग 7 मई की बात करें 2025 की, जो पहलगम का अटैक हुआ, एक बड़ी स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया ने जो इंडिया की डिफेंस क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको चेक किया। किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर के ठिकाने थे उनको हिट किया, और किस तरह से कह लें कि दुनिया ने हमें सराहा। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर, एक तरफ नरेंद्र मोदी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से पाक आर्मी ने कह लें कि बलोचिस्तान के अंदर एक मिशन ऑपरेशन को लॉन्च किया है, शाबान की बात करें, जहां पर कह लें कि पुलिस और आर्मी दोनों मिलकर इस मिशन को कैरी आउट कर रहे हैं ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वो वहां से खात्मा कर सके। सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरीज है कभी खत्म हो सकती हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये कह लें कि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन हुआ था, इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? असल में अगर मैं आपको शुरू से हिस्ट्री की बात करूं, आपने क्वेश्चन के बीच में कहा कि ये रॉयलरी जो है इंडिया और पाकिस्तान की कभी ख़त्म हो सकती है। ये सबसे पहले कॉलोनियलाइजेशन जब सिस्टम था, पाक जब बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा, ये तब के बीच बोए हुए। डिवाइड एंड रूल के तहत लॉर्ड मिकाले ने इस पूरे खित्ते को तकसीम किया, और उस तकसीम के होते ही जो टॉप लीडरशिप आई सारी, वो नवाबों की आई, पाकिस्तान में भी और सेम इंडिया में भी। अब वो नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें रिपीट होती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। तो ये कभी भी, जब तक दोनों मुल्कों की आवाम, कॉमन आवाम मुत्तहिद नहीं होगी, इस पूरी चीज़ को समझेगी नहीं, ये हमेशा कंटेंट बनाए जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। जब इधर के इलेक्शन होंगे तो ये लोग कंटेंट बनाएंगे, उधर के इलेक्शन होंगे तो वो लोग कंटेंट बनाएंगे, तो कंटेंट बनते रहेंगे। और इससे ये है कि दोनों मुल्कों के जो सरमाया परस्त तबका, उनको फ़ायदा होता रहेगा, और अभी तक होता है आपके सामने। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने जिस तरह से देखा कि जब अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका की जंग फिर से शुरू होती हुई दिखाई दिया, पाकिस्तान ने मेडिएशन कराया, लेकिन उस मेडिएशन का क्या फायदा हुआ हम सब ने देखा। एंड सेकेंडली, जंग अभी शुरू हुई है, पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपए महंगा हो भी चुका है। जब सस्ता हुआ था तो कुछ कह लें कि जल्दी इस स्ट्रेटेजी को अपनाया नहीं गया था, महंगा हुआ तो फौरन से बॉर्डर्स पर लग गया कि भाई 13 रुपए महंगा हो गया, आप ले लो आकर। असल में अगर आप देखें, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया सरमाया परस्ती का, यानी कि जो सरमायादार तबका है। तो आपकी जिस तरह हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सरमायादार बैठे हुए हैं, पेट्रोल माफिया भी है, जिस तरह शुगर माफिया है, तो ये सारी चीज़ें पहले से मुंसलिक होती हैं। अब वॉर के उतने असरात उनकी स्टॉक मार्केट के नहीं पड़े, हमारी स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरी है। क्या वजह है? क्योंकि पैसा किनका पड़ा हुआ है? बड़े सरमायादारों का। तो बेसिकली ये चीज़ समझनी चाहिए। हमने भी वॉर में बड़ी ड्यूल सी पॉलिसी अपनाई, अमेरिका के साथ भी हम जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, इधर से हम ईरान को भी कहते हैं हम इनका साथ है। तो हमारी बड़ी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रही है इस पूरी सिनेरियो के अंदर। तो मेरा तो यही है कि नौजवानों को असल में अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि इसके बैक एंड पे ये जो तकसीम बार बार दिखाई जाती है, उधर की गवर्नमेंट की, इधर की गवर्नमेंट की, जब आप हिस्ट्री से दूर होते हैं, आप मतलब तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे। तो मेरा तो इस पूरे सिनेरियो में यही कहना है कि नौजवान अपने करियर पे और मुस्तकबिल पे फोकस करें, और सेकंड ये है कि अपनी हिस्ट्री को याद रखें कि आपकी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री क्या थी। वरना ये आपको कंटेंट अगले 10 सालों में भी मिलेगा, अगले 20 सालों में मिलेगा, ये खत्म होने वाला है। मतलब नेक्स्ट जनरेशनल पास हम लोगों को नजर आएगा। जहां पर हम लोग इंडिया पाकिस्तान की हमेशा बात करते हैं तो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है। अभी जैसे कि मैंने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, उन्होंने कहा कि इंडिया को हम चाहते हैं कि एक बड़ा ब्रांड बने, पूरी दुनिया उसको देखे, और मेरे इंडिया पे काफी फोकस भी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने काफी ज्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाया है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी के सपने देखता है? असल में जब किसी भी मुल्क की जो पॉपुलेशन होती है ना, और उस पॉपुलेशन के अंदर जो नौजवानों की परसेंटेज होती है, वो ही उस मुल्क की तरक्की का जो है वो अक्स बनती है। अब इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 75% ज़्यादा है, और उधर की यूथ जो है वो पाकिस्तान की यूथ के मुकाबले में तकरीबन उनकी परसेंटेज 23% समथिंग, लास्ट टाइम मैंने रेड किया तो उससे ज़्यादा है। तो मल्टाई नेशनल कंपनियां, मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, जितनी आपकी मल्टाई नेशनल कंपनियां यानी कि कोक, स्प्राइट, पेप्सी वगैरह, जितना वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती हैं, इससे ज़्यादा उनकी इंडिया में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यूथ अपनी है उसको एम्पावर किया जाए। हमारी तो यूथ ही तकसीम की हुई है फ़िरकों के अंदर, फिर उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर के अंदर।
मेरी हर बात में आपको तकसीम का वर्ड लाजमी मिलेगा। डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल जो है वो हमारे खित्ते को भी इसने खत्म किया है और आने वाली नस्लों को भी खत्म कर रहा है। तो इसका हल क्या है? आपने इंडिया की यूथ की बात की है कि वहाँ पर आप उनको कह लें कि ठीक है, डेफिनेटली चलती इश्यूज हर कंट्री में होते हैं, कोई कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इश्यूज ना हो और इश्यूज को सॉर्ट आउट ना किया जाए, बट द थिंग वाज दैट कि हम कब तक चीज़ों को सेट करेंगे, हम कब तक बोलेंगे कि हमारे ब्रेन्स की भी रिक्वायरमेंट है अब्रॉड के अंदर, हम भी बोलेंगे बाहर जाकर कि हम भी पाकिस्तान को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, हमारी यूथ यहाँ पर आना चाहती है, काम करना चाहती है, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इम्प्रूव नज़र आने वाला है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो हमारे जितने भी सप्लायर हैं एक्सपोर्ट्स के, मैं मेरा एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, मेरा टेक्सटाइल से रिलेटेड ज़्यादा ताल्लुक है। तो हम लोग एज अ सप्लायर काम करते हैं, जबकि उनकी यूथ उनकी फैक्ट्रीज एज अ ब्रांड काम करती हैं, अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो हमारा सप्लायर ये है कि हम अगर एडिडास के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा प्राइस नेगोशिएशन वो कहीं और कंट्री में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट के हवाले से अपने करंट नौजवानों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर आप जहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको ऊपर लाना है तो अपनी ब्रांडिंग लाएं, अपने ब्रांड लॉन्च करें बाहर, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी बहुत आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की बात की है, हमने उसका भी कंपैरिजन किया है इंडिया एंड पाकिस्तान का। हमारी एक्सपोर्ट्स 3.5 बिलियन है जस्ट, एंड इंडिया की 850 बिलियन डॉलर्स हैं। असल में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ये भी बड़ी डिपेंड करती है। अब आप कंपैरिजन करें 3 फैक्ट्रियों का 100 फैक्ट्रियों के साथ, ऑब्वियसली उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो आपको जब ये कंपैरिजन करना है तो नंबर्स भी साथ रखने हैं, फिर नंबर्स के साथ नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, नंबर ऑफ पीसेस, प्राइस के फिगर्स आपको बैलेंस करके फिर कंपैरिजन करना चाहिए। आपको लग रहा है कि 79 इयर्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ इंडिपेंडेंस डे है, तो हमने 79 इयर्स में क्या किया है? यही करेंगे, बाजे बजाएंगे, उसके बाद सिलेंसर जो है वो फटफटाहट करेगा, एक दिन फिर ज़ाया हो जाएगा और एक नया वाकया जैसे 14 अगस्त को सुनने को मिलता और मिल जाएगा। यही है, जब तक नौजवान सोचेंगे नहीं, अपनी इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, ये रिपीट होती जाएगी। यूथ आलसी क्यों है? हम हमेशा कहते हैं कि दुश्मनी के लिए, तो हम अभी यहाँ से किसी से पूछेंगे तो ये दे विल से कि भाई वी हेट इंडिया, लेकिन जब हम मूवीज भी हम उनकी देख लेते हैं, हर चीज में उनको फॉलो भी कर लेते हैं, तो फिर हेटर किस चीज का है? यूथ जो है, आपका जो यूथ का माइंड इस तरह सरमाया वैसे वो हमारा। सरमाया तो है, लेकिन आपका एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का है, सिलेक्टिव सा। अब मुझे ये बताएं कि हम चैट जीपीटी के दौर में हैं, अभी भी 6 क्लास की बुक में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, ऐसे ही है। जिसको खत्म हुए तकरीबन कितना अरसा हो गया। तो अपना एजुकेशनल सिस्टम भी तो देखें ना, वो भी इस चीज़ से तो लिंक हमने कर तो रहा है। एजुकेशन में इतना ज्यादा बजट रखा है इस बार, आप सेटिस्फाई नहीं है? उसमें से 70% करप्शन के जिम्मे में चला जाता है ना, एक्चुअल लगता नहीं है। तो आईटी को 1% दे रहे हैं, उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है? डिफेंस बजट कम किया जाए, एजुकेशन पे ज़्यादा दिया जाए। आपको लगता है ऐसा होगा? ये मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। जब मैं किसी सिस्टम का हिस्सा बनूंगा तो फिर मैं ज़रूर करूंगा ये। अवाम पावर होती है, डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में। ये आप पिछले इलेक्शन में आपको रिजल्ट नज़र आ नहीं गए? क्या आवाम पावर में थी या डेमोक्रेसी पावर में थी या एक और तबका पावर में था? तो आपको क्या लग रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है या इंडिया का? इंडिया का, मोस्ट प्रोबेबल इंडिया का। आप उनकी बुक्स पढ़ें और हमारी बुक्स के साथ कंपैरिजन करें। उनकी जो हिस्ट्री के अंदर जिन चीज़ों का बताया जाता है और हमारी यहाँ वही नवाबों का जिक्र है और उन्हीं की नस्ल चल रही है। तो एजुकेशनल सिस्टम का बहुत बड़ा बैरियर है। नौजवान डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, बिल्कुल जॉब्स नहीं है। कई लोग आते हैं बेचारे, मतलब 40-45 हज़ार पे 16 साल पढ़ने के बाद भी यहीं जलील हो रहे होते हैं। और जहाँ पर हम ट्रम्प की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ट्रम्प को एक इशू में नजर आता है कि उनको ब्रेन्स भी इंडियन चाहिए, लेकिन इंडियंस अपने मुल्क में भी नहीं चाहिए। सीईओज इंडियंस बैठे हुए हैं उनकी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, बट ट्रम्प हमेशा आकर बोलता है कि दैट ही हेट्स इंडिया। व्हाई? क्यों है ऐसा कि वो कब कुछ ना कुछ कहता रहता है, कभी हेल होल बोल देता है उसको, कभी कुछ बोल देता है, पाकिस्तान की साइड लेता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है। असल में ट्रम्प जिस शख्स के बारे में आप बात कर रही हैं वो हर 2 मिनट बाद अपनी स्टेटमेंट बदलता है, तो वो यू टर्न लेने में बहुत माहिर है। और अब आपने ये जो पूरे जंग के वाकयात देखे हैं, इसके पीछे उसके बेटे की ऑयल और जो है डिफेंस में उसकी स्टॉक्स की ट्रांजैक्शंस देखें कितनी इफेक्ट कर रही हैं। 11,000 ट्रांजैक्शंस उसके बेटे ने की हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और उसमें एक डिप भी नहीं लगा। 11,000 ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट ही मिला है। मतलब ये क्या है, मैंने आपको वही कहा कि इस पूरे खित्ते के अंदर, फिर पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सरमायादार तबका वही बैठा हुआ है। उनको आम से नहीं है, वो 200 और बंदा मार देंगे, 500 अपना मरवा हमने ऑपरेशन की बात की बलूचिस्तान में भी जो रिसेंटली हो रहा है कि मिलिटेंट्स का सफाया करना है वहाँ पर, उनकी पुलिस और कह लें कि हमारी आर्मी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और जो अटैक ज़ियारत में हुआ हम लोगों ने देखा। आपको क्या लग रहा है कि अब अवाम का ध्यान पेट्रोल से हटाकर
इस ऑपरेशन पे लगाया जा रहा सिंपल सी बात है, हमारी आर्मी है तकरीबन 6.5 लाख के करीब, और BLA बलूचिस्तान में तकरीबन 20-25 हज़ार है। है? तो 6.5 लाख को 15-20 हज़ार को तो सवाया कर देना चाहिए था। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि सब इंडिया करा रहा है। ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व है, होता है इन्वॉल्व। जब भी आपके मुल्क में कोई एक ग्रोह तकसीम हो चुका होता है, मुतनफ़र होता है आपसे, तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वो फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अपने एजेंट्स घुसाते हैं उसके अंदर, उनको अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं। नहीं, अफ़गानिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंडिया का मुझे आइडिया है, थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री का भी पता है, तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। ओके। और एजेंसियों का काम होता है इन्वॉल्वमेंट करना, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, मोसाद भी करती है, उनका तो काम ही यही है, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करनी है। आपने अपना डिफेंस सिस्टम किस तरह रखा हुआ, आपने किस चीज़ कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा डिफेंस सिस्टम, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर हम पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? जब सब कुछ हो जाता है फिर हमें याद आता है, ओ अब हमने कोई ऑपरेशन लॉन्च करना अब ये बात एक दूसरी तरफ निकल जाएगी, और दूसरी तरफ निकल गई तो 4x4 आ जाएगा, आप भी अंदर होगी, मैं भी अंदर होऊंगा, तो बेहतर यही है कि टॉपिक चेंज है। है। ओके। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। जिस तरह अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज को शो किया, और जिस तरह से मोदी हमेशा कहते हैं कि यस वी वांट टू मेक इंडिया अ ब्रांड, क्या पाकिस्तान भी अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहता है या नहीं? आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।